Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra। आज हम इस वीडियो में बेटा क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सब्जेक्ट स्किल्स के यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टडी करेंगे और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस यूनिट के सेशन 1 से इंट्रोड्यूस करूंगी। सेशन 1 का टाइटल है Appreciate the concept of database management system। It is a lengthy session, so I have decided to divide the explanation of this session in two parts. So in part 1, we are going to learn certain topics of this session as per the curriculum of CBSE board. And if you are ready, let's begin with the explanation of these topics. Let's get started. And first of all, I'll tell you the topics that I am going to cover in this session, and they are according to the curriculum given by CBSE beta. ठीक है? So concept and examples of data and information, ये आपका फर्स्ट बेटा इसका टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस सेकंड टॉपिक। थर्ड बुलेट पॉइंट आपका क्या कहता है बेटा? एडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ डेटाबेस। देन डीबीएमएस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर फ्लैट फाइल और रिलेशनल फाइल का डिफरेंस क्या है, और डेटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इन सारे टॉपिक्स को लेकर, इन 6 टॉपिक्स को लेकर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। The study material that I have prepared to explain this video to you is strictly in accordance with the CBSE study material. I'll provide the link for the CBSE study material in the description box, and I'll also provide the link for the rationalized syllabus of IT class 10th information technology in the description box. तो आप उससे इन टॉपिक्स को टैली कर सकते हो बेटा, और उसकी हेल्प से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में आपको किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर सेशन 1 ऑफ यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो पहले की ही तरह, आपके पहले की ही क्लास 10th वीडियोस की तरह मैंने एक वर्ड फाइल रेडी करी है आपके लिए बेटा, जिसमें नोट्स के फॉर्मेट में है। मैं इसे इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। आप इस वर्ड फाइल को मेरे साथ साथ समझ सकते हो, और लेटर ऑन इसको आप इन पॉइंट्स को जॉट डाउन भी कर सकते हो अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, सो देखते हैं क्या आज हम सीखेंगे। कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये पहला टॉपिक है यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसको जब आप प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगी तो इसको हम ओपन ऑफिस बेस से करेंगे बेटा। लेकिन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से पहले एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, तो हम उस सीक्वेंस में ही चलेंगे जैसा हमें सीबीएसई ने सजेस्ट किया है। सो कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या कहते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं डेटा क्या होता है। डेटा जो होता है बेटा वो हमारा रॉ, अनप्रोसेस्ड या अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स को कहते हैं। ठीक, रॉ, अनप्रोसेस्ड, अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, कोई डिजिट हो सकता है, कोई लाइक नंबर्स, डिजिट्स, कैरेक्टर्स, इमेजेस, कुछ भी डेटा आपका, कोई टैबुलर डेटा, ये आपका डेटा फॉर्म करता है। ये रॉ फॉर्म में है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में है, अनफिनिश्ड फॉर्म में है। ठीक, जब इसी डेटा को हम प्रोसेस कर देते हैं या ऑर्गेनाइज कर देते हैं या एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर देते हुए प्रेजेंट करते हैं एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो यही डेटा क्या बन जाती है बेटा हमारे लिए? इंफॉर्मेशन। सो डेटा व्हेन इट इज प्रोसेस्ड, है ना, when it is processed and giving some meaningful representation, it becomes information. ओके, सो उसी को देखते हैं कि एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है कि जैसे सपोज मार्क्स हैं एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, एक स्टूडेंट के, वो है उसका डेटा। ठीक है, मार्क्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट कंप्राइजेस डेटा। ठीक, अब इन्हीं मार्क्स को हम प्रोसेस करते हैं और उस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स और
परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं और परसेंटेज के बेसिस पर उसका ग्रेड हम इवेलुएट करते हैं बेटा, तो ये जो मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड है, ये क्या बन जाती है बेटा? ये बन जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस बिकम्स इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द डेटा। ठीक है, सो मार्क्स तो थे रॉ डेटा को जब हमने फॉर्मूलाज लगा के सम अप किया, फॉर्मूला लगा के परसेंटेज निकाला, परसेंटेज के बेसिस पे कंडीशंस लगाकर ग्रेड्स फाइंड आउट किए उस बच्चे के, वो क्या कहलाई बेटा? इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिमिलरली अब जब एक क्लास के सारे बच्चों के मार्क्स, है ना, एक क्लास के सारे बच्चों के मार्क्स हम कलेक्ट कर लेंगे, तो उसकी हेल्प से हमें क्या पता चल जाएगा बेटा? कि उस क्लास का एवरेज स्कोर क्या है। ठीक है, उस क्लास का एवरेज स्कोर हम निकाल सकते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए निकाल सकते हैं, ओवरऑल एवरेज स्कोर उस क्लास का फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फिर डेटा को हमने एक मीनिंगफुल वे में प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज किया क्लास का एवरेज निकालने के लिए। अब सोचो एक स्कूल में कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हर बच्चे के लिए जब आप मार्क्स को देखते हो और हर बच्चे के मार्क्स की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो बेटा? एक स्कूल का भी एवरेज स्कोर फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो एक मार्क्स की वजह से, एक मार्क्स के चलते हुए हम इतनी सारी प्रोसेसिंग कर पाए। एक मार्क्स से हमने इंडिविजुअल रिजल्ट निकाला, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट से हमने उस बच्चे की क्लास का रिजल्ट निकाला, और उन सारे हर क्लास के स्टूडेंट्स के रिजल्ट की हेल्प से हमने स्कूल का रिजल्ट निकाला। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेसिंग द मार्क्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डेटाबेस की। व्हाट इज अ डेटाबेस? ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। डेटाबेस क्या होता है बेटा? डेटाबेस कॉन्सेप्ट जो है वो कब इवॉल्व हुआ? सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देखते हैं। वो इवॉल्व हुआ 1960s में। और क्या रीजन था उसके इवॉल्व होने का? जब हमारे बड़े बड़े इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी जो वर्किंग होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, सो उनके डेटा को, डेटा बेस जो टर्म है ना बेटा, अभी आपने पढ़ा डेटा, ये बना है ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है डेटा। किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी एंटरप्राइज के लिए सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की होती है? सबसे ज्यादा वाइटल क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? उसका डेटा। वो डेटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? स्टोर करती है, और फिर उस डेटा पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, अब जब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी होती हैं, डेटाबेसेस बहुत बड़े होते हैं, तो उनको हमें एक प्रॉपर वे में उस डेटा को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि उसको मैन्युअली कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। हम उसको पेन पेपर पर या पेपर फॉर्मेट में, मैनुअल फॉर्मेट में मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि उससे कॉम्प्लेक्सिटीज ना सिर्फ बढ़ती हैं, बल्कि हमारी और भी बहुत सारी एडेड डिसएडवांटेजेस उसके साथ आती हैं जब भी हम पेपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए डेटाबेस पर एक साथ बहुत सारे यूजर्स एक टाइम पर काम कर सकते हैं। उन कॉन्करेंट एंड यूजर्स की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसे कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम की, जिसको हमने कहा डेटाबेस। सो डेटाबेस कॉन्सेप्ट किस वजह से इवॉल्व हुआ? क्योंकि डिफिकल्टीज फेस करी यूजर्स ने बड़े बड़े इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को न सिर्फ बनाने के लिए, बल्कि उन्हें फंक्शन करने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए, बहुत सारे एंड यूजर्स के साथ उनको साइमल्टेनियसली चलाने के लिए, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, इन सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की वजह से डेटाबेस का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। अब ये डेटाबेस क्या होता है, आपको आइडिया लग चुका है। डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ डेटा, एक वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज को बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा एक स्कूल है, स्कूल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उसमें डेटा ज़रूर मेंटेन किया जाता है, स्कूल के स्टूडेंट्स का, स्कूल के टीचर्स का, स्कूल के एडमिन स्टाफ का। ये सारा डेटा जो है स्कूल का एक डेटाबेस होता है जो स्टोर करता है।
कॉलेजेस में भी प्रोफेसर्स का, स्टूडेंट्स का, आपके ऑफिस स्टाफ का डेटा स्टोर होता है। सिमिलरली यूनिवर्सिटीज़ में भी आपका सारा डेटा स्टोर होता है इसी नेचर से। बैंक में एम्प्लॉयज़ का, कस्टमर्स का डेटा स्टोर होता है। एक शॉप में उसकी पूरी स्टॉक कीपिंग होती है, ठीक है। किसी भी कंपनी में उसके एम्प्लॉयज़ का, है ना, उसके स्टेक होल्डर्स का डेटा स्टोर होता है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स का, डॉक्टर्स का, स्टाफ का डेटा स्टोर होता है बेटा। एयरलाइंस में सारी एयरलाइंस की डिटेल्स, कस्टमर्स की डिटेल्स, फ्लाइट की डिटेल्स। सिमिलरली रेलवेज में कस्टमर्स की डिटेल्स, सारी रेलवेज की डिटेल्स, रिजर्वेशन की डिटेल्स, है ना बेटा। ये सब चीज़ें, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स स्टोर की जाती हैं। तो इन सब, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल बने बेटा? ये सब बने डेटाबेस के एग्जाम्पल। सो फिर से डेफिनेशन पे फोकस करो। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा that belongs to a particular organization or an enterprise। ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कहलाएगा? उसका डेटाबेस, ठीक है। जो उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी स्टोर करना है वो ये कंटेन करेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। हम डेटाबेस को रेपोजिटरी ऑफ डेटा भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अब ये जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट है ये बेटा बिल्कुल हमारे रियल वर्ल्ड से बोरोड कॉन्सेप्ट है। डेटा जो है हम वही स्टोर करते हैं जो हम रियलिटी में यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टेशनरी शॉप ओनर है ना, स्टेशनरी का शॉप ओनर है बेटा, वो अपना डेटाबेस मेंटेन करेगा। उसके डेटाबेस में क्या क्या चीजें होंगी बताओ? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? उसके शॉप में कितने मटेरियल्स अवेलेबल हैं, यानी उसके शॉप में स्टॉक क्या है, उसकी सारी डिटेल्स वो स्टोर करेगा। एडिशनली वो क्या स्टोर करेगा कि स्टॉक पर प्राइसिंग कितनी है ना, किस सामान का क्या कॉस्ट है जो उसको, जिस पर उसको सेल करना है, ठीक है। स्टॉक लेवल्स रीऑर्डरिंग के लिए क्या क्या है? रीऑर्डरिंग होती है बेटा कि मान लो आपके पास कुछ ऐसा स्टॉक है, कुछ तो आपका पुराना स्टॉक हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन भी वो मेंटेन करेगा। कुछ ऐसा स्टॉक है, मान लीजिए उसको ये तो पता होना चाहिए कि मुझे जब मेरे स्टॉक की क्वांटिटी देते देते इतनी कम हो जाए कि अब मुझे नया स्टॉक रीऑर्डर करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए उसके पास रजिस्टर्स थे, 100 रजिस्टर्स उसके पास थे। उसने डिसाइड किया जब मेरे पास 10 रजिस्टर्स बच जाएंगे तब मैं नए रजिस्टर्स के लिए ऑर्डर दूंगा। तो ये स्टॉक लेवल्स होते हैं रीऑर्डरिंग के लिए, ठीक है। अब अगर एक मैनुअल सिस्टम होता है, इस सबको मैनुअली मेंटेन कर रहे होते हैं, वो अलग अलग रजिस्टर्स बनाता, एक में स्टॉक की डिटेल्स रखता, एक में प्राइस, ठीक है, उसके कॉस्ट की डिटेल्स रखता, एक में जहां से सप्लाई मिल रही है उनकी डिटेल्स रखता, एक में ओल्ड स्टॉक रजिस्टर बनाता। अलग अलग रजिस्टर्स बन जाते जिसमें डेटा जो है बार बार उसको लिखना पड़ता, है ना। उससे बेटर तरीका क्या था कि उसने डिसाइड किया कि वो एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम यूज करेगा और उसने डेटाबेस को अपना मैनुअल से शिफ्ट किया कंप्यूटराइज्ड प्लेटफॉर्म की तरफ। और इसमें जो हेल्प करी बेटा, ये सभी डेटाबेसेस में बहुत कॉमनली हमारे यूज डेटाबेसेस हैं और बहुत इजी टू यूज हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, और जो आपके कोर्स में है ओपन ऑफिस का बेस, ठीक है। सो ये आपके डेटाबेसेस यूज हो सकते हैं अलोंग विद अदर डेटाबेसेस, जिसके थ्रू हम डेटा को प्रॉपर वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2। मुझे आप ये बताओ, हम में से शायद ही कोई होगा कि जिसके पास फोन ना हो, है ना। और फोन में हमें भी मालूम है कि आजकल नंबर्स तो किसी को याद रहते नहीं, तो नंबर्स कहाँ सेव करते हैं बेटा हम फोन के अंदर? कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट बुक एक ऐसा डेटाबेस है, छोटा सा डेटाबेस, एक पावरफुल डेटाबेस जो हर फोन यूजर डेली बेसिस पर यूज करता है ना। कॉन्टैक्ट बुक क्या होती है आप सबको पता है, हमारे फोन्स में होती है, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स के डिटेल्स को स्टोर करती है ना। और एक कॉन्टैक्ट के लिए हम अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, लाइक उसका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंपनी, फैक्स नंबर, एक्सेट्रा। और आपको भी पता है कॉन्टैक्ट बुक में क्या क्या कर सकते हो। कोई नया फ्रेंड बना, झट से उसका नंबर ऐड कर दिया, है ना। किसी फ्रेंड से लड़ाई होगी, नहीं मैं ब्लॉक करता हूँ उसको, अभी डिलीट करता हूँ, उठा के उसको डिलीट कर दिया, ठीक। या किसी ने बोला नहीं भाई मैंने अपना नंबर डिसकंटिन्यू कर दिया है, अभी तो मैं क्लास 10th में हूँ, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैंने नंबर हटा दिया, तो आपने उसका कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया। अब एक फ्रेंड ने कहा अभी तक तो मैं मम्मा का नंबर यूज कर रहा था,
अब मुझे अपना नंबर मिल गया है। तो जल्दी से आपने क्या किया, झट से उसके मम्मी का नंबर इरेज किया और अपने उस फ्रेंड का नया नंबर टाइप कर दिया, यानी एडिट कर दिया। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप कॉन्टैक्ट बुक में डेली बेसिस पर परफॉर्म करते हो। क्या आपको आइडिया था कि कॉन्टैक्ट बुक एक बहुत पॉपुलर डेटाबेस है जो हम रोज यूज करते हैं, है ना? अगर था तो मुझे जरूर बताना, और अगर नहीं था तो आज आपको पता चल गया। ठीक है, सो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट डेटाबेस का। अब चलते हैं एडवांटेजेस और फीचर्स ऑफ डेटाबेस को। ये सीबीएसई के स्टडी मटेरियल में नहीं गिवन है बेटा, ये मैंने अपने पास से दिया है। आई हैव सिंपली मेंशन 5 पॉइंट्स ओवर हियर, आप इनको देखना, और बहुत आसानी से मैं आपको बहुत सिंपल करके अभी समझाती हूँ। ये 5 पॉइंट्स में से कोशिश करना कि एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आप लर्न कर लो। ठीक, सो एडवांटेजेस या फीचर्स में क्या क्या आएगा। डेटाबेसेस जो है बेटा वो रिडंडेंसी को कंट्रोल करते हैं। अब रिडंडेंसी क्या होती है, सुनो। रिडंडेंसी बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को। ठीक है, डेटाबेसेस में क्या होता है, सुनो। डेटाबेसेस में जब हमारे डेटाबेस सिस्टम्स नहीं होते, जो नॉन डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हर तरीके की एप्लीकेशन के लिए डेटा की अलग अलग कॉपी बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास टीचर है, ठीक है बेटा, उसके पास आपका डेटा अटेंडेंस रजिस्टर में भी होगा, क्लास टीचर के पास आपके, और आपके पेरेंट टीचर मीटिंग रजिस्टर में भी होगा। ठीक है, दो जगह डेटा मेंटेन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मैन्युअली अटेंडेंस रजिस्टर में भी आपका डेटा फीड करते हैं, और आपका डेटा वो पीटीएम रजिस्टर में भी लगाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये डेटा की डुप्लीकेशन हो गई। फाइन, अब इमेजिन करो, ठीक, मान लो आपका फोन नंबर चेंज होता है, तो आपने क्लास टीचर को बताया कि मैम माय फोन नंबर हैज चेंज्ड, सर माय फोन नंबर हैज चेंज्ड। तो उन्होंने अपना अटेंडेंस रजिस्टर में तो आपका फोन नंबर चेंज कर लिया, लेकिन गलती से वो पीटीएम रजिस्टर में चेंज करना भूल गए। तो अब क्या हुआ, दो कॉपी डेटा की थी, दोनों कॉपी कैसी हो गई, मिसमैच। इस सिचुएशन को नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, जिससे हमने कहा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी होती है जब डेटा की सारी कॉपी सेम होती हैं, और इनकंसिस्टेंसी कब होती है, जब उसी डेटा की मल्टीपल कॉपीज वेरी करती हैं। ठीक है, सो ये दिक्कत कब आती है बेटा, जब हमारे डेटा की मल्टीपल कॉपीज होती हैं, और अगर हम उन्हें सिर्फ पढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम उस कॉपी में चेंज करते हैं, और मान लो 2 कॉपी है, 3 कॉपी है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन चेंजेस को हर कॉपी पर करें। ठीक है, अपने आप से वो नहीं होंगी। ठीक है, तो अब ये प्रिवेंट कैसे करता है डेटाबेस, डेटाबेस कहता है मैं डेटा की मल्टीपल कॉपीज बनाता ही नहीं, मैं डुप्लीकेशन को अवॉइड करता हूँ। डेटा एक जगह पर सेव रहेगा, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर सेव रहेगा, और जितनी भी एप्लीकेशंस को इस डेटा को यूज करना है, वो इसी सेंट्रल लोकेशन से इस डेटा को शेयर करेंगे। ठीक है, जब एक ही कॉपी होगी तो चेंजेस कितनी जगह होंगे बेटा, एक ही जगह होंगे, और उस वजह से जो आपकी इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और आपके डेटा की सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक ही जगह पर होगा, सिक्योर्ड रहेगा, और एक ही जगह पर होगा तो मल्टीपल कॉपीज को चेंज करने की जरूरत नहीं, कॉपी विल सिंगल copy needs to be updated, and all the applications that are referring to that single copy will now have the updated version of the data instead of its obsolete version. So databases में एक जगह डेटा रखने की वजह से redundancy कंट्रोल होती है, और जब redundancy कंट्रोल होती है बेटा, तो सेकंड पॉइंट उसी का कंटिन्यूएशन में है, डेटा कंसिस्टेंसी अपने आप इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, डेटा कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया कब आती है, जब मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डेटा डू नॉट मैच। फाइन, एंड जब मल्टीपल कॉपीज ही नहीं होंगी, एक ही कॉपी होगी, तो डेटा अपने आप क्या रहेगा, एक ही जगह चेंजेस होने के वजह से डेटा अपने आप कंसिस्टेंट रहेगा। इट विल अपीयर सेम टू ऑल द यूजर्स हु आर एक्सेसिंग इट, और जब भी चेंजेस होंगे वो भी एक ही कॉपी पर होते के साथ सारे यूजर्स को ऑटोमेटिकली वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो रिडंडेंसी कंट्रोल होते ही अपने आप क्या कंट्रोल हो गई, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और डेटाबेस में कंसिस्टेंसी आ गई। ठीक, अब बात करते हैं बेटा शेयरिंग। ठीक है, डेटाबेस का सबसे अच्छा एडवांटेज एक और है, शेयरिंग। मल्टीपल यूजर्स एक डेटाबेस पर काम करते हैं, कॉन्करेंट वे में काम करते हैं। आप देखते हो डेटा को अलग अलग कॉपी नहीं बनाई जाती, एक कॉपी दी जाती है, और वो कॉपी हर यूजर अपने अपने डिफरेंट पर्पसेस के अकॉर्डिंग शेयर कर लेता है। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है वो भी उसको शेयर कर सकती हैं, और अगर आप मान लीजिए अपने डेटाबेस में कोई नई एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस करते हो, वो भी उसी डेटाबेस को
के डेटा को आसानी से शेयर कर सकती है। सो शेयरिंग से आपकी स्पेस सेव होती है, आपकी कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम सेव होती है, और सिंगल पॉइंट से आपके सारे यूजर्स उस डेटा को अपने अलग अलग यूजर्स के अकॉर्डिंग एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं डेटा इंटीग्रिटी। इमेजिन करो बेटा, मुझे किसी बच्चे के लिए उसका रोल नंबर डालना है, तो क्या रोल नंबर कभी नेगेटिव होगा? नहीं ना। हाँ, अब मैं बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालती हूँ और दैट चाइल्ड इज सपोज बॉर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ मैं 31 अप्रैल डाल सकती हूँ? नहीं, है ना, क्योंकि 31 तो अप्रैल में कोई डे ही नहीं होता, है ना। या मैं किसी बच्चे की एज टाइप करूं, क्या मैं उसको नेगेटिव में लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती, है ना, क्योंकि वो वैलिड एज ही नहीं है। लेकिन ये अपने आप से नहीं होता, डेटाबेस में ये इंश्योर किया जाता है कि जब भी डेटा उसमें सेव किया जाए वो एक्यूरेट हो और कंसिस्टेंट हो। कोई भी इनवैलिड डेटा, इनवैलिड डेट, इनवैलिड मंथ, इनवैलिड एज, इनवैलिड रोल नंबर डेटाबेस में स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेटाबेस क्या करते हैं, उनमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यानी चेक्स लगे होते हैं, वैलिडेशंस लगी होती हैं, जिसके थ्रू जैसे ही आपको इनएक्यूरेट डेटा डेटाबेस में डालने की कोशिश करोगे, आपको वो डेटाबेस में जाने ही नहीं दिया जाएगा, उस डेटा को डेटाबेस में जाने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डेटाबेस ने उसके लिए कंट्रोल्स लगाए हुए, चेक्स लगाए हुए, वैलिडेशंस के, और आपका जो डेटा है जब तक वैलिड नहीं होगा डेटाबेस में नहीं जा पाएगा। ये भी बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि बेटा डेटा अगर एक्यूरेट नहीं है तो किसी काम का नहीं है, और डेटा अगर आप गलत एंटर कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी इंटीग्रिटी उस डेटा की क्या है, सबसे ज्यादा रिस्क पर है। ठीक है, तो ये भी उसका एक एडवांटेज है कि डेटाबेस डेटा इंटीग्रिटी क्या हुआ कि डेटा हमेशा एक्यूरेट होगा, हमेशा कंसिस्टेंट होगा, और उसको कैसे अचीव किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट चेक्स कंस्ट्रेंट्स लगाकर ये इंश्योर किया जाएगा कि सिर्फ वैलिड डेटा ही डेटाबेस में सेव हो सके, इनवैलिड डेटा डेटाबेस में स्टोर ना हो सके। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी। अब बताओ, डेटा अगर चला गया किसी भी कंपनी का तो सब कुछ खत्म, यानी डेटा गलत हाथों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेटा एक ऐसा वाइटल रिसोर्स है जिसका कोई प्राइस नहीं हो सकता, प्राइसलेस है, मोस्ट वैल्यूएबल है। ठीक है, सो डेटा सिक्योरिटी भी डेटाबेस में लगाई जाती है, उसके लिए चेक्स लगाए जाते हैं कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स जिनके पास परमिशंस हैं, आईडीज, पासवर्ड्स हैं या बायोमेट्रिक एक्सेस है, वही डेटा को डेटाबेस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और अपनी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करने के बाद ही वो एक्सेस कर सकते हैं। बेसिक सिक्योरिटी लगती है आपकी यूजर आईडी पासवर्ड से, यूजर नेम पासवर्ड से। उसके अलावा जितना इंपॉर्टेंट आपका डेटा होगा, जितने लेवल की भी आपको सिक्योरिटी चाहिए बेटा, उस अकॉर्डिंग आप सिक्योरिटी को और ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हो थ्रू मीन्स ऑफ बायोमेट्रिक्स। ये सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि पासवर्ड्स भी क्या होते हैं, आसानी से ब्रेक किए जा सकते हैं, गेस किए जा सकते हैं। सो अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो सिर्फ पासवर्ड तक सिक्योरिटी को लिमिट मत रखिए, उसको और अलग लेवल तक मल्टी लेवल सिक्योरिटी पर लेकर जाइए। इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज कीजिए या बायोमेट्रिक टेक्निक्स यूज कीजिए, जिससे सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही डेटाबेस के अंदर एक्सेस एंट्री पा सकें, उसके डेटा को एक्सेस कर सकें, और कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर हो वो ब्लॉक हो जाए डेटाबेस के डेटा तक, उसको एक्सेसिंग ना मिल पाए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डेटाबेस सिक्योरिटी के फीचर्स डालने देता है, परमिशन सेट करने देता है, और ऑथराइज्ड यूजर्स को ही अलाउ करता है कि वो अपने लिमिट्स में, अपने राइट्स के अकॉर्डिंग, अपनी प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंग आपके डेटाबेस के डेटा को एक्सेस कर सके। ठीक है, सो ये 5 पॉइंट्स थे, एक बार फिर देख लेते हैं। डेटाबेस रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है, डुप्लीकेशन अवॉइड करता है, जिस वजह से डेटा कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता, सारी कॉपी सेम होती हैं और डेटा कंसिस्टेंट बनता है बेटा। डेटा शेयर किया जा सकता है अलग अलग यूजर्स के बीच में, अलग अलग पर्पसेस के लिए। डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि डेटाबेस में कभी भी इनएक्यूरेट डेटा को एंटर नहीं करने दिया जाता, चेक्स के थ्रू डेटा को वैलिडेट किया जाता है, और ऑथराइजेशन
राइट्स के थ्रू, ऑथराइजेशन चेक्स के थ्रू आप डेटा की सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकते हो दैट इट शुड नेवर फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स, अनऑथराइज्ड टू अनऑथराइज्ड यूजर्स। ठीक, अब बात करते हैं बेटा डीबीएमएस। डेटाबेस तो पढ़ लिया बेटा, अब डेटाबेस बनेगा कैसे, उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, उसको यूज कैसे किया जाएगा, ये सब पॉसिबल होता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जिसे हम बोलते हैं डीबीएमएस। And if I expand it, it is known as database management system, which is a software package just that controls that with different programs that controls the creation, maintenance and use of a database. डेटाबेस में जो भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं बेटा वो डीबीएमएस के थ्रू परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये डीबीएमएस के थ्रू बहुत कन्वीनियंटली डेटाबेसेस अलग अलग एप्लीकेशन, स्मॉल से लेकर मीडियम से लेकर लार्ज साइज्ड एप्लीकेशंस बनाने देता है आपको। ठीक, और वो ये भी अलाउ करता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को अलग अलग यूजर्स सेम टाइम पर एक्सेस कर सकें साइमल्टेनियसली। ठीक, सो व्हाट इज अ डीबीएमएस? इट इज अ सॉफ्टवेयर डेटाबेस, नाम से ही पता चल रहा है डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, ये आपको 100% लर्न होने चाहिए। ठीक है, Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, PostgreSQL, MySQL, FoxPro, SQLite। हाँ, और एक और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, वो है हमारा ओपन ऑफिस बेस जो आपके सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखने होंगे, इनमें से 4 नाम, आप 4 नेम्स आपको 100% याद होने चाहिए। 2 तो आप बेटा माइक्रोसॉफ्ट के लर्न कर लो, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक, एक आप माई एसक्यूएल लर्न कर लो क्योंकि ये भी बहुत पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। और एक आपके कोर्स में जो है ओपन ऑफिस बेस, उसको लर्न कर लो, बहुत आराम से 4 नेम्स आपको याद हो गए। ठीक, अब बात करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। पहले बेटा फ्लैट फाइल्स में डेटा ऑर्गेनाइज होता था। फ्लैट फाइल होती थी, सारा डेटा एक टेबल में डाल दिया। अब आप पूछोगे टेबल क्या है? सेशन 2 में आपको क्लियर हो जाएगा टेबल क्या होता है। फिर मैं यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है वो रो एंड कॉलमनर फॉर्मेट में स्टोर होती है और उसको हम बोलते हैं टेबल। ठीक है, डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होती है। सेशन 2 आते ही आपको क्लियर हो जाएगा टेबल कैसे बनता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, कैसे डेटा फीड किया जाता है। बट फॉर द टाइम बीइंग इन दिस सेशन यू शुड नो व्हाट द डेटाबेस is a container of data and data is stored in a database in the form of tables. So जो flat files होती थी बेटा वहां पर एक ही टेबल मेंटेन होता है, एक ही टेबल में सारा डेटा डाल दिया जाता है और यूजली ये छोटे अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज होता है जहां हमें पता है कि एक टेबल सफिशिएंट होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, लेस अमाउंट डेटा के लिए जो सिंगल टेबल में स्टोर हो सकता है, ऐसे फाइल ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? फ्लैट फाइल। ठीक है, दूसरा होता है जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है हमारा रिलेशनल। और रिलेशनल क्या होता है बेटा? फ्लैट का ऑपोजिट, वहां पे डेटा सिंगल टेबल में होता था, यहाँ पर डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होता है और टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। ठीक है, टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। ठीक, ये भी आप आगे सेशन 2 में सीखोगे। इस कॉमन फील्ड को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की बोलते हैं, आगे आएगा आप सीखोगे। सेशन 2 में आपको क्लियर हो जाएगा कि दो टेबल्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक कॉमन फील्ड होती है, कॉमन इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से हम दो टेबल्स को लिंक कर पाते हैं बेटा। ठीक है, सो रिलेशनल में अभी क्या ध्यान रखो, अभी के लिए क्या ध्यान रखो कि डेटा स्टोर होगा मल्टीपल टेबल्स में, जबकि फ्लैट में स्टोर होता था सिंगल टेबल में। फ्लैट में ये सूटेबल होती है ऑर्गेनाइजेशन जब हमें कम डेटा स्टोर करना होता है, और रिलेशनल कब सूटेबल होगी? जब हमारा डेटा मीडियम से लेकर लार्ज अमाउंट तक के हिसाब से होगा बेटा। ठीक है, सो फ्लैट वर्सेस रिलेशनल में आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। फ्लैट फाइल में डेटा स्टोर्ड इन सिंगल टेबल, रिलेशनल में स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। फ्लैट फाइल में हम कब यूज करते हैं? व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटा दैट वी वांट टू स्टोर इज लेस, whereas if the amount of data that we want to store is medium to large amount, लार्ज इन साइज, तब हम उसको रिलेशनल में स्टोर करते हैं। और अब हम आ चुके हैं सेशन 1 के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज डेटाबेस सर्वर्स। अब डेटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं बेटा? दे आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेसेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सर्वर्स, सर्वर बेटा एक पावरफुल मशीन होती है। डेडिकेटेड कंप्यूटर क्यों बोला? सपोज मेल सर्वर है बेटा, वो सिर्फ डेडिकेटेड है मेल हैंडलिंग के लिए।
प्रिंट सर्वर हुआ, वो डेडिकेटेड है प्रिंटिंग टास्क के लिए। एक फाइल सर्वर हो गया, वो डेडिकेटेड हो गया फाइल्स की अपलोडिंग डाउनलोडिंग को देखने के लिए। ठीक, अब ऐसी एक सर्वर हो गया डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस आप पढ़ चुके हो। सो एक ऐसा सर्वर, एक ऐसी मशीन जिस पर डेटाबेस स्टोर होगा, एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और डीबीएमएस के थ्रू उस डेटाबेस की क्रिएशन, यूसेज, मेंटेनेंस, कंट्रोल होगी। ऐसे मशीन को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस सर्वर्स। सो ये डेडिकेटेड होते हैं। डेडिकेटेड एक नेचर का काम करते हैं। इनका काम क्या होता है? डेटाबेस को स्टोर करना और डेटाबेस के को डिफरेंट एप्लीकेशंस को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग डेटाबेस को एक्सेस करने देना। ठीक है, सो ये हमारे कहलाते हैं डेटाबेस सर्वर्स। ठीक, अब इन सर्वर्स को हम एक्सेस कैसे करते हैं? तो मुझे बताओ बेटा, दो टर्म्स आते हैं, फ्रंट एंड और नेक्स्ट लाइन में आता है बैक एंड। ठीक, बैक एंड हो गया मेरा डेटाबेस, डेटाबेस सर्वर जहां मेरा डेटाबेस स्टोर्ड है, वो मेरा हो गया बैक एंड। अब फ्रंट एंड क्या होता है? सुनो बेटा, फ्रंट एंड ऐसे समझो, फ्रंट एंड होता है यूजर इंटरफेस। पहले कमांड लाइन से होता था, अब ज्यादातर सारे यूजर इंटरफेसेस जीयूआईज होते हैं। आपने जीमेल पर अपना एक अकाउंट बनाया, साइन अप फॉर्म खोला। साइन अप फॉर्म जो आपके आगे खुल के आया, उसमें अपनी सारी एंट्रीज करी बेटा। जीमेल ने आपको हाथों हाथ चेक किया, पासवर्ड कैसा था, वीक था, स्ट्रॉन्ग था, आप कोई एंट्री, मैंडेटरी एंट्री स्किप तो नहीं कर रहे, है ना, कोई जो आप आईडी ले रहे हो वो ऑलरेडी बनी हुई तो नहीं है। ये सारी चीजें जीमेल ने आपके लिए करी। आपने स्क्रीन पर साइन अप फॉर्म खोला, एंट्रीज भरी। ठीक है, ये क्या कहलाया? जो आपका इंटरफेस था, ये कहलाया आपका फ्रंट एंड। ठीक है, ये कहलाया आपका फ्रंट एंड। आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, आप ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करते हो, या आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हो, जो इंटरफेस आपके आगे खुलता है, जिससे आप इंटरैक्ट करते हो, जिसमें आप अपनी फीडिंग करते हो डेटा की, वो होता है बेटा फ्रंट एंड। और जब आप उस फॉर्म को सबमिट करते हो या सेव करते हो, सक्सेसफुली आपका डेटा सेव हो जाता है, आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, योर ऑर्डर हैज बिन कंफर्म्ड, है ना, आपने साइन अप कर लिया, आपके पास मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो ये जो डेटा गया, जो आपने भरा था डेटा, और जब वो सबमिट या सेव किया, वो कहाँ जाके सेव हुआ? वो जाके सेव हुआ डाटाबेस पर। और उसे हमने क्या कहा? डाटाबेस कहाँ स्टोर्ड है? डाटाबेस सर्वर पर। तो इसे हमने क्या कहा? बैकएंड। Backend is your actual database stored on a database server, whereas frontend is the interface through which you are providing information that will be sent to the backend. Fine. तो that will be sent to the backend. ये होती है आपकी front end. Front end is the user interface and backend is where the data is actually stored. ठीक है, और इस तरीके के मॉडल को फ्रंट एंड बैक एंड बेस्ड मॉडल, हम फ्रंट एंड जो यूज करता है बेटा, उसे हम बोलते हैं क्लाइंट। और डाटाबेस कहाँ सेव्ड है? सर्वर पर, जो उस क्लाइंट की नीड्स को फुलफिल करता है, उस कंपोनेंट को हम कहते हैं सर्वर। यानी क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट देता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने क्लाइंट ने, एज अ क्लाइंट आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, जब वो प्लेस हो गया, आपके पास इंफॉर्मेशन आई, कंफर्मेशन मैसेज आया दैट द ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। ये प्रोसेस होके जो रिस्पॉन्स आया, किससे आया? सर्वर से आया। सो इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल। पूरा इंटरनेट इसी पर चल रहा है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, सो आई होप ये हमारा सेशन 1 का पार्ट 1 में जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए, एक बारी फिर से देख लेते हैं। ये सारे टॉपिक्स बेटा आपको क्लियर होंगे, और आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ज़रूर कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में एंटर कर सकते हो। सो पार्ट 2 के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। सो टिल वी मीट अगेन चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।